द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफा फिर मेरे साथ इंडिया से शरीक गुफ्तगू हैं सोनम महाजन। सोनम, आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, आपका जो नया सिटीजनशिप लॉ आया है CAA, उस हम्म। पे पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट आई है। उस पे बांग्लादेश से भी एक रिस्पॉन्स आया, फिर तालिबान ने उन्होंने भी उस पे रिएक्शन दिया है। इंडिया के हम्म। अंदर भी मुसलमानों में कुछ बेचैनी पाई जा रही है। तो हाउ डू यू सी दीज रिएक्शंस? जी, मैं शुरुआत करूंगी तालिबान से। तालिबान का जो दोहा का जो उनका पॉलिटिकल ऑफिस है, उसको जो हेड करते हैं सुहेल शाहीन साहब, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून में मज़हब की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और जो CA का जो कानून है वो एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, क्योंकि इसमें रिलीजन का एलिमेंट आ जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में तो माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है। तो बिल्कुल उनकी बात से मैं इत्तेफ़ाक रखती हूँ। सबसे पहले तो कह कौन रहा है कि मज़हब की मुदाखलत होनी चाहिए कि नहीं? तालिबान जिनकी पूरी की पूरी तहरीक जो है, उसकी बुनियाद ही मज़हब था और है। और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि अफ़गानिस्तान में माइनॉरिटीज़ की कोई परसिक्यूशन नहीं हो रही है। जब माइनॉरिटीज़ होंगी ही नहीं, तो आप परसिक्यूट कैसे करेंगे? जो ओके। वहाँ के हिंदूज़ और सिख्स हैं, उनको तो आपने मार दिया या भगा दिया, और ज़्यादातर का आपने जबरन उनको इस्लाम कबूल करवा दिया। अब पीछे जो बचे हैं शियाज़, हज़ाराज़, उनके ऊपर तो आपको पता ही है, अफ़गानिस्तान में आए दिन कुछ ना कुछ अटैक्स होते ही रहते हैं। कुछ की ज़िम्मेदारी ISKP ले लेता है, बट पहले तालिबान भी यही काम किया करते थे। आज वो हुकूमत में है तो शायद वो नहीं करते होंगे, या कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके कुछ फाइटर्स करते भी हों। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश का जो ऑफ़िशियल स्टांस है वो ये है कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, और इस पे हमारी हमारा कोई एज़ सच रद्द-ए-अमल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि एज़ सच कोई हमने माइग्रेशन तो देखी नहीं है हिंदुस्तान की तरफ बांग्लादेश से। तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सितंबर में लास्ट ईयर इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू किया था सलमान फज़लुर रहमान ने, जो एक एडवाइज़र है शेख हसीना साहिबा के। और उसमें उन्होंने ये बात मानी थी कि बांग्लादेश से जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो मोस्टली इकोनॉमिक रिफ्यूजीज़ हैं, और जब इनके हालात जो हैं वो सुधर जाएँगे, तो वो वापस आ जाएँगे। तो पहले तो बांग्लादेश की जो इकॉनमी है, जो जितना हमें पता है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने माना था, वरना वो कभी ये चीज़ मानते नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे तो कोई लोग वहाँ है ही नहीं। तो अच्छी बात है कि अभी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि अगर वो रिएक्शन देते तो फिर हमारे पास भी बहुत बातें हैं बोलने के लिए। अगर उनको ये लगता है कि इंडिया में बांग्लादेशी मुस्लिम्स को क्यों एज़ अ थ्रेट लिया जाता है, तो जहाँ-जहाँ बांग्लादेशी मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गाँव हैं, आगे वहाँ जहाँ-जहाँ पे संख्या बढ़ गई है। झारखंड में झारखंड करके हमारी एक स्टेट है जो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करती थी। वहाँ एक गाँव है, अ, मेरे ख्याल से साहिबगंज उसका नाम है, और एक और जगह है जहाँ पर तो 2050 तक कहा जा रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटीज़ ये हो जाएँगी। जहाँ-जहाँ पर बांग्लादेशी मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पे हिंदूज़ जो अपने रिलीजियस प्रोसेशंस हैं, उनको ठीक से नहीं निकाल सकते। उनके ऊपर हमले होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो संदेश खली में यहाँ पे हुआ है, वहाँ का जो लीडर था, लॉ मेकर था, वो वहाँ की हिंदू औरतों को किडनैप किया करता था और उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया करता था। बाकायदा उनके जो मर्द होते थे, जो उनके शौहर होते थे, उनको बता के कि मैं जब चाहूँ तुम्हारी बीवी लेके जाऊँगा। तो जब उसके यहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज़ पहुँची, उसकी सारा जो ट्रेल चेक किया गया कि उसको कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या हो रही है, तो उन पर भी उसने हमला किया। उसके बाद 1 महीने बाद जाके उसने सरेंडर किया, और वो ऐसे सरेंडर उसने किया जैसे कि वो पुलिस वालों को अरेस्ट करके लेके जा रहा है। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए ये एक डेमोग्राफिक चैलेंज है, और हम इसको ऐसे ही देखते हैं। बांग्लादेश में भी रोहिंग्यास को इसी तरह से देखा जाता है। फरवरी के महीने की स्टेटमेंट है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की कि हम और रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो बांग्लादेशी तो हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं, और ज़ाहिर-सी बात है ये वो लोग हैं जिनका जो नज़रिया है पाकिस्तान के हामी रहे हैं।
माइंडसेट तो आप किसी का चेंज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपकी आज नेशनैलिटी चेंज हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू से प्यार करने लग जाएंगे। बांग्लादेश की सरकार के हमारे साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बट वहां पर रैम्पेंट है हिंदूज के अगेंस्ट परसिक्यूशन। हर दूसरे दिन हमें कुछ ना कुछ वहां से सुनने में आता है। और सोनम, रोहिंग्या मैं इसमें ऐड करूं कि मैं उसमें जी। थोड़ा सा ऐड करूं कि इवन औरिया मकबूल जान का मुझे याद पड़ता है, एक कॉलम में उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ के करीब हम्म बांग्लादेशी भारत में इलीगली रह रहे हैं। हम्म हम्म तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज का नहीं पता होगा। हम्म। जी, बहरहाल उन्होंने इसमें एतराफ किया इस। जी। जी इस पे एज सच मुझे कोई डेटा नहीं मिला, क्योंकि अगर हम सेंसस देखें जो बहुत पुराना सेंसस है उसके हिसाब से 2 करोड़ लोग यहाँ रह रहे हैं, बट इनफॉर्मली कहा जाता है कि 3 करोड़ तक हैं। अब उसमें से कितने लीगल है कितने इलीगल है ये हम नहीं जानते, बट बात ये है कि हमारे अगर कंसर्न्स हैं बांग्लादेशी मुस्लिम्स को लेके तो वो लेजिट कंसर्न्स हैं। क्योंकि अगर रोहिंग्यास के लिए बांग्लादेश के कंसर्न्स हैं कि भाई हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जबकि जो रोहिंग्या मुसलमान है उनकी रूट्स तो बंगाली रूट्स है, वो तो है भी मुसलमान। जब वो बांग्लादेश के लिए थ्रेट है, बांग्लादेश ने उनको आइसोलेटेड आइलैंड्स पे रख रखा है जहां पे हर दूसरे दिन जी आग लग जाती है। तो कुछ भी इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, बार बार ये इत्तेफाक नहीं होते कि हर बार उनके कैंप्स में आग लग जाती है। तो अगर उनके लिए वो सिक्योरिटी थ्रेट है तो वी तो हैव लेजिट रीजंस टू बिलीव कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं इतने कट्टर किस्म के वो लोग हैं, दे क्वाइट फैनेटिकल। तो जाहिर सी बात है हमें भी वो थ्रेट लगते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो जी पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू फाशिस्ट स्टेट है इंडिया, और दूसरा ये जो पूरा कानून है ये बनाया ही एक फॉल्स प्रेमिस पे गया है। इंडिया एक बहुत हाई मॉरल ग्राउंड ले रहा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की परसिक्यूशन होती है। तो उस पे मेरे 2-3 मेरे आप कह सकते हैं कि रिएक्शंस हैं। एक तो ये है कि अगर ये फॉल्स प्रेमिस पे ही बनाया गया है कानून तो पाकिस्तान को तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। हम तो पाकिस्तान में आके तो लोगों को नहीं लेके जा रहे हैं ना। ये कानून उन लोगों पर अप्लाई होता है जो 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मुसलमानों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रखा है या जो करेंगे उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये कानून सिर्फ इतना कहता है कि जो वहां के हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसीज और सिख्स जो इन तीनों कंट्रीज से भारत में 2014 से पहले आ चुके हैं, या उनकी सिटीजनशिप को 31 फास्ट ट्रैक किया जाएगा। जी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ गए हैं। जी जी जी। जी। तो ये उनकी सिटीजनशिप को जो है सिर्फ फास्ट ट्रैक किया जाएगा कि उनको प्रियोरिटी दी जाएगी, है ना। जी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का तो कानून कहता है कि पाकिस्तान में वजीर आजम या सदर कभी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की तो सबसे पहले कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है कि आप किसी सेक्युलर डेमोक्रेसी पे कमेंट करें। पाकिस्तान के इतने क्रेडेंशियल्स ही नहीं हैं। आपको दूसरी डेमोक्रेसी पे कमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने घर पे अपना घर साफ करना चाहिए। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ द होली कुरान। ये तो जिन्ना साहब खुद आपको पता है मान चुके हैं। जब उनसे पूछा गया था कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली है तो उन्होंने यही कहा था कि हमें तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले ही मिल गई थी। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज सो रिलीजियसली कलर्ड कि पाकिस्तान कौन होता है हिंदुस्तान को बताने वाला कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। तीसरी बात ये कि जो वहाँ के हिंदूज या सिख्स या जो भी वहाँ के नॉन मुस्लिम्स हैं जो प्रताड़ित हैं, जिनके साथ वहां पर गलत हो रहा है, जो उनके साथ हो रहा है इट्स ए लेगेसी ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हम इसको ऐसे देखते हैं कि ये बिल्कुल वही हो रहा है जो एक्सपेक्ट किया जा सकता था एक ऐसे मुल्क में जो रिलीजन की लाइंस पे जिसका क्रिएशन, जिसका आइडिएशन, जिसका क्रिएशन सब कुछ मजहब की बिना पर हुआ है। टू नेशन थियोरी तो यही कहती थी ना कि हिंदूज और मुसलमान जो हैं ये दो अलग कौमें हैं, दो अलग नेशंस है, ये कभी साथ में नहीं रह सकते। ये हम तो नहीं कहते, ये तो पाकिस्तान का नजरिया है, यही तो नजरिया है पाकिस्तान है। तो ये जो लॉ है ये तो बिल्कुल उसके अलाइनमेंट में है कि आप खुद कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, इसलिए आप उनको प्रताड़ित करते हैं। और क्योंकि मुसलमानों के पास तो 50 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स है, किसी भी इस्लामिक नेशन में चले जाएं,
वेस्ट अगर लेता है तो चले जाए वहां पे, वैसे तो वो भी निकालने में ही खुश हैं। अब अभी आपको पता होगा यूके में क्या हो रहा है। हाल ही में एक सर्वे कराया वहां के एक न्यूज चैनल ने, और मेजोरिटी ऑफ ब्रिट्स फील दैट मुस्लिम इमिग्रेंट्स शुड बी सेंट बैक। ये तो मुसलमानों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि उनको कोई क्यों नहीं लेना चाहता। पर हमारी जिम्मेदारी तो वैसे भी नहीं बनती। जो बलोच साहिबा है उनको ये सोचना चाहिए कि अगर, देखिए सीधी सी बात है, हिंदुस्तान का विभाजन या पार्टीशन मजहब के आधार पे हुई। उसके बाद वहां के मुसलमान आपस में क्या करते हैं, ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। लेट मी से इट वेरी क्लियरली एंड इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं तो वो एक सेक्टेरियन स्ट्राइफ है उनका, विच इज इंट्रिंसिक टू द रिलीजन ऑफ इस्लाम। हाउ इज इट आवर प्रॉब्लम? हमारा काम है जो वहां की माइनॉरिटीज हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है एज अ लेगेसी ऑफ पार्टीशन, कि उनके लिए हम दरवाजे खोल दें। और उसमें सिर्फ हिंदू तो नहीं है, उसमें सिख हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं। चलो ये तो हमारे यहाँ के इंडिजीनियस रिलीजन्स हैं। क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं। पारसीज तो आपको पता है वो ज़ोरोएस्ट्रियंस है। क्रिश्चियंस आपको पता है, इट्स नॉट, क्रिश्चियनिटी इज नॉट एन इंडिजीनियस रिलीजन टू इंडिया। क्रिश्चियंस ऑल्सो हैव एम्पल ऑल्टरनेटिव्स, बट हम उनको भी ले रहे हैं ना। बट इट डजंट मेक सेंस कि भारत को सब धर्मशाला समझ लें। जो अहमदियाज, जो बेसिकली प्रोपोनेंट्स थे ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने पंजाब में जो इनरोड्स बनाई, वो तो कादियानीज जिनको आप कहते हैं, अहमदियाज के थ्रू ही बनाई ना। वरना मुस्लिम लीग की कोई इतनी, उनकी तो कोई मकबूलियत थी नहीं पंजाब में। अगर बाद में आप आपस में लड़ रहे हैं, आपके अपने सेक्टेरियन स्ट्राइप्स हैं, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की हर गलती का जो खमियाजा है वो हिंदुस्तान भरता रहेगा? हमने कोई दुनिया का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। ना ही हम किसी ऐसी रिफ्यूजी लॉ के कोई हम सिग्नेचरीज हैं। हम तो इन लोगों को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पाकिस्तानी हिंदू गरीब है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहाँ जाएगा? हिंदुस्तान नहीं आएगा तो किधर जाएगा? बट अहमदियाज के पास बहुत, दुनिया में बहुत मुल्क हैं। वैसे भी वो जहां भी रहते हैं, जितने अहमदियाज को मैं जानती हूँ आज तक, पाकिस्तान की स्टेट की तो वो बड़ी मुखालफत करते हैं, पर हिंदू के लिए नफरत उनके अंदर मतलब कूट कूट के भरी हुई है। तो हमें क्या जरूरत है इस तरह के लोगों को यहाँ लाने की? डजंट मेक एनी सेंस फॉर अस। हमारे यहाँ पहले ही मसला हो रहा है, इतनी बड़ी एक मुसलमानों की आबादी आबादी है। और आपको पता है मुसलमान दुनिया में जहां पे भी डेमोक्रेसीज में है, वहां पर जो रिट ऑफ द स्टेट होती है उसको वो चैलेंज करते हैं। ये उनका ग्लोबली एक तरीकाकार है। यू मे फाइंड इट ऑफेंसिव बट इट्स अ फैक्ट। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बता दें। अच्छा सोनम, बहुत से लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने विंडिकेट कर दिया है टू नेशन थ्योरी को, जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स को। हम्म। और उसमें लोग कोट करते हैं जी, बरखा दत्त ने कह दिया था जब कश्मीर का ये हुआ, 370 रिपील हुई, कि जी ये टू नेशन थ्योरी वैलिडेट हो गई। शशि थरूर साहब ने भी कोई ऐसी बात की। तो क्या अब जो है बीजेपी गवर्नमेंट इन इंडिया, डज इट बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी? मैं आपकी बात नहीं समझी जो आपने शशि थरूर साहब के लिए और बरखा दत्त के लिए जो आपने कहा, कि उन्होंने किस बात पे कहा विंडिकेट हो गया? वो मतलब जो भी इंडिया में हो रहा है, बरखा दत्त ने तो हम्म। कश्मीर के हवाले से कहा। शशि थरूर ओवरऑल जो है जो हाँ, चल रहा है सिचुएशन जो इंडिया में, उसकी वजह से कहा कि जिन्ना साहब को विंडिकेट कर दिया है। तो कश्मीर में क्या, किस बात पे उन्होंने कहा? कश्मीर में ऐसा क्या हुआ? 370 को जो रिपील किया गया, उनकी जो ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई। अच्छा होता अगर वो कश्मीरी पंडित्स की जो जेनोसाइड या एथनिक क्लेंजिंग वहां हुई उसको प्रेमिस बना के कहती तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि वो तो हाँ जरूर विंडिकेट करता है कि मुसलमान जो हैं, जहां उनकी अक्सरियत होती है, वो किसी के साथ नहीं रह सकते। वहां पे जो अकलियतें होती हैं उनको भागना ही पड़ता है, या मरना ही पड़ता है, या इस्लाम कबूल करना ही पड़ता है। अच्छा होता अगर वो उसको प्रेमिस बनाती। बट 370 से इसका क्या लेना देना है? दिस वॉज एन आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जिसको डाला था, और वो हमारे लीगल फ्रेमवर्क वर्क के अंतर्गत ही उसको हटाया गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेजिटिमाइज कर दिया है। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक। सेकेंडली, अगर जो हमारी करंट गवर्नमेंट है या जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है, अगर वो ऐसा समझते, तो जो भारतीय मुसलमान है, अगर आपके पास कोई डेटा है ये जो ये साबित करता हो कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से हिजरत कर रहा है, तो मैं समझूंगी कि कुछ ना कुछ तो उसमें लेजिटिमेसी है।
क्योंकि हमने तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं सुना। यहाँ पे तो जो आरएसएस के लीडर है वो कहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान से कहता है कि ये तेरा देश नहीं है, वो हिंदू ही नहीं है, वो हिंदुस्तानी ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान की अपनी कंस्पिरेसी थियोरीज हैं, वो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने शोशा एक छोड़ रखा था कि अजीत डोभाल बीमार हो गए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट खोजी जा रही है। पूरा इंडियन मीडिया मैंने छान मारा, बहुत लोगों से बात करके भी पूछा, यहाँ पे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ है। कहीं मुझे उसका कोई ट्रेस भी नहीं मिला इस किस्म की खबर का। तो आई डोंट नो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर असर्शन कि बीजेपी ने मान लिया है। हाँ, ये जरूर हम मानते हैं, और ये सिर्फ हम नहीं मानते, ये दुनिया भर में लोग मानते हैं कि मुसलमानों की आबादी जब कहीं पे बढ़ जाती है तो वो रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हमारे ऊपर सिर्फ एक आदमी की चलती है, जिसको वो खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, कि हम शरिया के अलावा किसी और निजाम को हम नहीं मानते। ये तो मुसलमान ओपनली कहते हैं, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात तो है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम कहते हैं, ये तो मुसलमान खुद कहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करते हैं, यहाँ कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, यूएस में भी कोशिश करते हैं, वहां उतना कर नहीं पाते क्योंकि इतनी गेटोइजेशन वहां हुई नहीं है। यूरोप में कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक कौम के साथ, एक कम्युनिटी के साथ दुनिया भर में सबको मसला है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दुनिया भर में हिंदू डायस्पोरा इतना बड़ा है। यूके के लोग ये क्यों नहीं कह रहे कि हिंदूज को यहाँ से निकालो? वो ये क्यों नहीं कह रहे कि सिखों को यहाँ से निकालो? हिंदुइज्म और सिखिज्म इंडिजीनियस रिलीजन तो नहीं है ना ब्रिटेन का। वो मुसलमानों के लिए ही क्यों कह रहे हैं? तो अगर कोई यहाँ पे ये सोचता है तो हम गलत तो नहीं सोचते ना। कैसे गलत सोच रहे हैं हम? अच्छा सोनम, ये बताइएगा कि जी। इंडिया में अभी जो पार्लियामेंट है या प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज, उनमें मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ड्रास्टिकली कम नहीं हुई क्या? उसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रास्टिकली कम हुई है या राइज हुई है। डेमोक्रेसी है, आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्टो लेकर आते हैं। और कांग्रेस में तो बहुत ज्यादा उनको टिकट्स भी मिलती थी। बीजेपी की तो मैं सच बताऊं, ये लोग तो इतना अपीजमेंट पे रहते हैं कि ये तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो मुसलमान है वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि जब अपीजमेंट की बात आती है तो ये लोग बैकफुट पे रहते हैं ना। इनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि आप हिंदू अपीजमेंट करते हैं और आप मुसलमानों को डीमोनाइज करते हैं। पर बात ये है कि जब मुस्लिम्स ने एक पार्टी को बिना किसी आधार के, जस्ट बिकॉज वो हिंदू को परसिक्यूट नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू को थर्ड ग्रेड सिटीजन बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, आपने उनको मतलब आप मुसलमानों की कम्युनिटी में आपने हवा बना दिया है कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, बट आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, आप ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बता सकते जो जिस जिस पॉलिसी के द्वारा जो स्टेट है वो मुसलमानों के साथ इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रही है। हालांकि जो अगर आप फैक्ट्स में जाएंगे तो वो तो बिल्कुल उल्टा है। इस गवर्नमेंट ने तो मुसलमानों के ऊपर कहीं ज्यादा पैसा लगाया है, मदरसों को कहीं ज्यादा फंडिंग दी है, उनके ऊपर तो ये चीज का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। तो लोग ये एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि बीजेपी में उतनी ज्यादा मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब मुसलमानों ने खुद ही एक पार्टी को इतना ज्यादा डिमोनाइज कर दिया है, तो आप उस पार्टी की टिकट लेंगे तो आप तो हार ही जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो मुसलमान लीडर होते हैं वो कभी भी डेवलपमेंट के एजेंडा पे बात ही नहीं करते। मुस्लिम्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीबडी वोट्स एज अ ब्लॉक। जस्ट बिकॉज मुसलमान मस्जिद मदरसे के लिए वोट करते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई वैसे वोट करेगा ना। उनका जो शुरू से आपको पता है थोड़ा सा एक एंटी साइंस किस्म का रवैया रहा है, ये आपको पाकिस्तान की हालत अगर आप देखेंगे तो उसमें भी नजर आ जाएगा। आखिर कुछ भी हम कह ले, पाकिस्तान में कौन रह रहे हैं? ये फॉर्मर इंडियन मुस्लिम्स है ना जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो आप एक ये चीज तो देख सकते हैं कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसकी कमी है बहुत ज्यादा मुसलमानों में। तो आप जाहिर सी बात है तभी इलेक्शन जीत सकते हैं जब आपको आपके जैसे, वो कहते हैं ना यथा राजा, कुछ एक कहावत है, वैसी ही आपको प्रजा मिलती है आगे। जब आपको जीतना है इलेक्शन तो फिर आपको इसी तरह की चीजें उनको बेचनी पड़ेंगी। जैसे वो जो ओवैसी दोनों भाई हैं कि 15 मिनट के लिए जी पुलिस जो है उनके हाथ पकड़ लो और देखो हम 20 करोड़ जो हैं ये 100 करोड़ का क्या हाल करते हैं। फिर आपको इसी तरह की जाहिलों वाली बातें करनी पड़ेंगी, दूसरे के मजहब का मजाक उड़ाना पड़ेगा। आप मुझे बता दें कोई दिग्गज नेता बता दें भाजपा से, बीजेपी से, जिसने इस्लाम मजहब को लेके इस तरह से कोई बात की हो। आप कभी नहीं बता पाएंगे।
तो जब आपको इसी तरह की पॉलिटिक्स करनी है तो आप मासेस को तो अपील नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई इस्लामिक स्टेट में तो रहते नहीं हैं। लोग डेवलपमेंट के एजेंडा पे वोट करते हैं, ये देखते हैं कि डायरेक्टली मुझे कैसे फायदा हो रहा है, अगर ये बंदा आता है तो कल मेरा काम कराएगा या नहीं। हर कोई जो है वो मस्जिद और मदरसे के लिए वोट नहीं करता। तो ये मुसलमानों की खुद की कुछ खामियां हैं जिनको उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और जितना मुझे लगता है कि बीजेपी के तो बहुत ही फायदे में है ये चीज शकील साहब, क्योंकि कांग्रेस का अगर आप देखें जो उनका जितना कार्यकाल रहा है, इतनी ज्यादा देर तक उन्होंने हुकूमत की, मेजोरिटी तो वही रहे हैं, क्यों नहीं वो मुसलमानों को ऊपर लेके आ सके? ऐसा तो नहीं है कि इसी सरकार ने 10 साल में पिछड़ा कर दिया मुसलमानों को, क्या ये पॉसिबल है? 10 साल में तो ऐसा नहीं है ना कि आप एक कम्युनिटी की जो सोशियो इकोनॉमिक उनका स्टेटस है उसको कंप्लीटली बदल दें। दैट मीन्स मुसलमान जो है हमेशा से भारत में पिछड़े हुए हैं। आपको पता है नरसिम्हा राव के टाइम पे भी यही हुआ था। उनको जब कहा गया कि ये लोग जो हैं इस मेंटालिटी से क्यों नहीं निकलते, तो उन्होंने भी कहा, वो तो कांग्रेस लीडर थे, कि जब कोई इंसान रहना ही चाहता है नाली में तो आप उसको कैसे निकालेंगे? हम जबरदस्ती नहीं किसी के साथ कर सकते कि आप रिफॉर्म हो, आप मेन स्ट्रीम में आए। तो ये गवर्नमेंट तो इनकी तो कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान जो है वो मेन स्ट्रीम में है। थोड़ा सा आप कोई सेक्युलर मुस्लिम देखेंगे इंडिया में जो थोड़ा सा हिंदू रिलीजन को लेके भी प्रो बात करता है, तो आप देखेंगे कि झट से उसको बीजेपी एब्जॉर्ब कर लेती है। हम तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई हिंदू तो बेचारा वो जितना मर्जी नेशनलिस्ट हो, आई मीन उसको कभी फायदा हो ना हो, बट ऐसे हमारे यहाँ पे मुसलमान बहुत है जिनको कहते हैं ना इच्छाधारी, जैसे नागिन होती है, जो इच्छाधारी नेशनलिस्ट बन जाते हैं और उनको फटाफट कुछ ना कुछ उनको पोजीशन मिल जाती है, क्योंकि जो सरकार है हमारी वो ताक में रहती है कहाँ पे कोई नेशनलिस्ट मुस्लिम मिले और उसको हम सर आंखों पे बिठाएं। तो ये तो मुसलमान के तो हाथ में, वो कहते हैं ना दोनों हाथ में उसके चांदी का चम्मच है, कि अगर आप स्टेट को टफ टाइम देंगे तो भी आपकी अपीजमेंट की जाएगी, जैसे जो कश्मीर में हो रहा है कि ये लीजिए पैसा, टैक्स पेयर के कॉस्ट पे मुसलमान को अपीज किया जाएगा। और अगर आप नेशनलिस्ट हो जाते हैं या मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो भी आपकी चांदी है, आपको तो फ्री में चीजें मिलेंगी जिसको हम लोगों को अर्न करना पड़ता है। हमको तो इस चीज की कीमत चुकानी पड़ती है कि हम देश के हित में बात करते हैं। अच्छा, आपने अजीत दोवल साहब की बात की, तो उनका एक बहुत मशहूर कोटेशन है जो पाकिस्तान में बड़ी कोट की जाती है, और वो गालिबन किसी यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे, हम्म, 2014 की गालिबन ये बात है, कि ऑफेंसिव डिफेंस होगा और हम जो है पाकिस्तान में भी टेररिज्म करवाएंगे, वर्ड्स टू हम्म, दैट इफेक्ट। वो क्या हम्म, था? और एक और स्टेटमेंट जिसका बड़ा हवाला दिया जाता है पाकिस्तान में, वो मोदी हम्म, जी की वो स्पीच है जो उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में 2015 में की थी, जिसमें हम्म। उन्होंने कहा था कि हमने मुक्ति बानी को सपोर्ट किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो हाउ डू यू लुक एट दीज स्टेटमेंट्स? जी, अगेन लाइक आई सेड कि जैसे अखंड भारत की भी अगर आप बात करें ना, तो आप इंडियन इमेजिनेशन में उतना उसको नहीं देखेंगे जितना आप पाकिस्तानी एंजाइटी में देखेंगे। भारत में उसके बारे में कोई बात नहीं करता, मतलब लोग कहते हैं कि भाई अखंड भारत हो गया तो हम तो गए, हम्म। हमसे इतने मुसलमान ही नहीं संभल रहे हैं, वो ही स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, तो अखंड भारत बना के हम क्या करेंगे? अखंड भारत डजंट जस्ट मीन द लैंड, राइट, इट आल्सो मीन्स पीपल। तो इसी तरह से अगर आप जो आप कह रहे हैं कि अजीत दोवल की जो डॉक्ट्रीन है, हमने तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सुना है। पाकिस्तान में ही सुनते हैं अजीत दोवल की अपनी डॉक्ट्रीन है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी जितना मुझे याद है कि इफ यू डू अनदर मुंबई यू विल लूज बलोचिस्तान। तो उसमें क्या उन्होंने गलत बोला? सीधी बात है भाई, आपकी यहाँ पे फॉल्ट लाइंस है बहुत ज्यादा। जस्ट बिकॉज हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे इसका मतलब ये थोड़े ना है कि जो हमारी डिसेंसी को आप हमारी वीकनेस समझें। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फॉल्ट लाइंस हैं, आप खुद अपने आगे पीछे देख लें। एक पंजाबी के अलावा आपको पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस से लोग मिलते हैं, मेजोरिटी की मैं बात कर रही हूँ, जो एज अ पाकिस्तानी आइडेंटिफाई करते हैं? मैंने तो जितने भी देखे हैं सब कहीं किसी ना किसी तरीके से डिसइल्यूजन्ड है। कोई कहता है कि पार्टीशन ही नहीं होनी चाहिए थी, कोई कहता है कि ये तो पंजाबियों का मुल्क है, इसका नाम पंजाबिस्तान रख दो, कोई कहता है मुझे सिंधु देश चाहिए, कोई कहता है मुझे पश्तूनिस्तान चाहिए। अब कुछ पाकिस्तानी कहेंगे कि ऐसी ऐसी जो तहरीकें हैं वो तो हिंदुस्तान में भी चल रही हैं। बट आप ये देखिए ना, क्या हमारे देश में चीजें इस लेवल पे चल रही हैं? लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोक्रेसी है, करने दो, हमें कोई मसला नहीं है। कोई कहता है मुझे खालिस्तान चाहिए, उसके लिए आप उस पर गोली तो नहीं चला सकते।
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है कि आप हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। इवन यूएन ये कहता है कि आप किसी भी सॉवरेन मुल्क की बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसकी बाउंड्री को चेंज करने की बात करेंगे तो उस देश के पास पूरा हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें हिंदुस्तान से खालिस्तान दे दो, ये तो एज पर यूएन हम ये कर सकते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं उनमें भी बहुत तजादात हैं, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का बेस रिलीजन नहीं हो सकता, क्योंकि जी हमारा मजहब अलग है तो हमें अलग देश दे दो। ये वो जमाने नहीं है। आपके पास कुछ सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद अग्रेसर हो और आप बोले कि क्योंकि मैं अग्रेसर हूं मेरे को नहीं रहना तो मेरे को अपना मुल्क दे दो। पाकिस्तान में बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं और ज्यादातर ये सेक्युलर तहरीकें हैं। अगर आप देखें जो बलोच है वो किसी मजहब के लिए तो नहीं लड़ रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे बेसिक जो राइट्स हैं उनको रियासत वायलेट कर रही है। हमारे घर के नीचे से गैस निकल के इस्लामाबाद जा रही है, लाहौर जा रही है, पिंडी जा रही है, हमें नहीं मिल रही। तो वो क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आपने शराब जो है वो बैन कर रखी है, प्रोहिबिट कर रखी है, हमारे यहाँ पे जो चीनी है वो शराब पीते हैं। वो क्या गलत कह रहे हैं? वो ऐसा तो नहीं है कि कोई वो मजहबी तहरीक लेके बैठे हैं। सिंध में भी लोगों के कुछ इसी तरह के उनके भी ग्रीवांसेस है, और केपीके में तो आपको पता ही है अभी क्या चल रहा है। तो अगर हम आप हमें स्टेटेड एनिमी कहते हैं। आपके जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है मंसूर अली खान है, ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेटर वंस। वो भी जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कहते हैं दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान। तो आपका जब ये स्टेटेड स्टांस है कि हम दुश्मन मुल्क हैं, आप हमारे यहाँ पे दहशतगर्द भेजेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा कि ठीक है, अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा। आपके यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो डिसइल्यूजन्ड है, जो इस ताक में ही है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो और कोई हमारी मदद करे और हम स्टेट को टफ टाइम दें। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, कुछ लोग, कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो कुलभूषण यादव का इस सिलसिले में रेफरेंस देते हैं कि उससे इंडिया के जो अग्रेसिव डिजाइन्स हैं विजा वी पाकिस्तान वो इंडिकेट होते हैं, वो उनका पता चलता है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? ये पाकिस्तानियों ने कहां पर साबित किया है, मैं जानना चाहूंगी कि कुलभूषण जाधव जो है वो दहशतगर्द था। इस पे आपकी गवर्नमेंट के इतने डिफरेंट वर्जन्स है। कोई कहता है दहशतगर्द था, दहशतगर्दी करा रहा था बलूचिस्तान में। कोई आरजू काजमी साहिबा है जो आजकल हिंदुस्तान की बड़ी दोस्त बनी हुई है, उनके पुराने वीडियोस मैं कुछ देख रही थी जिसमें वो कह रही थी जब से हमने कुलभूषण जाधव को पकड़ा है तब से बलूचिस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा। बलूचिस्तान में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद का उनका किसी ने इंटरव्यू किया था कश्मीर पे, तो कह रही थी वहां तो पानी का मसला है, पानी के लिए लड़ रहे हैं लोग। तो ये तो आपके लोगों के हाल है कि इतने साल सहाफत करने के बाद भी सो कॉल्ड जो आपके स्ट्रेटेजिक वॉचर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, उनको बेसिक्स तो पता नहीं होते। तो आपकी स्टेट के ही इतने सारे वर्जन्स हैं कि उसको पकड़ा कहां से, इसके ऊपर ही आपको 4 वर्जन्स मिल जाएंगे। और मैं ये जानना चाहूंगी कि कहां पर पाकिस्तानियों ने ये बात साबित की है कि कुलभूषण जाधव जो है वो टेररिस्ट था। क्योंकि अगर आप उनको स्पाई कहें तो इट स्टिल मेक सेंस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान के स्पाइज हिंदुस्तान में नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान के स्पाइज पाकिस्तान में नहीं होंगे। अगर आपकी जो स्पाई एजेंसीज है वो इतना भी नहीं कर पा रही हैं तो फिर उनको और उनका काम क्या है और करना? उनका और काम क्या है? हिंदुस्तान को क्या अपना डिफेंस नहीं करना है? अगर आपने अपने डिफेंस के लिए कुछ स्पाइस कहीं छोड़ रखे हैं, इसका क्या मतलब है कि वो दहशतगर्द है? पाकिस्तान ने तो शुरू से हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाया है। पहले जी वहां पे अफगानिस्तान में अफगान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो हिंदुस्तान के यहाँ पे 70 कॉन्सुलेट्स हैं। आज तक एड्रेस नहीं दे पाए वो हमें कि कहाँ है वो कॉन्सुलेट्स। भाई हम भी देखें कहाँ है हमारे 70 कॉन्सुलेट्स। हम भी जरा अपनी हुकूमत को पूछें कि हमारे आज भी इतने लोग जो हैं वो इतने गरीब हैं, आप 70 कॉन्सुलेट खोल के बैठे हैं सिर्फ अफगानिस्तान में, इतने रिसोर्सेज आप क्यों वहां लगा रहे हैं? हम भी देखें। तो हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास सबूत है आप वो साबित करें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो आप कुछ साबित नहीं कर पाए। अगर आपके पास ग्राउंड्स हैं तो आप लटका दें उसको। फांसी पे क्यों नहीं लटकाते? क्यों नहीं लटकाते आप? क्यों नहीं उसको सजा देते? क्योंकि आपके पास ग्राउंड्स ही नहीं है। आपने एक बंदा पकड़ लिया जो हिंदुस्तान
कि जिसके पास नेशनैलिटी थी, आपने उसको ईरान से पकड़ा, आपने उसको फ्रेम किया। पहले तो आप उसको कॉन्सुलर एक्सेस तक देने को तैयार नहीं थे। ऐसे फ्रेम करके तो हमारे यहाँ पे कितने लोग गलती से पुंछ में घुस जाते हैं, कितने आपके यहाँ से जो शेफर्ड्स होते हैं वो घुस जाते हैं। अब क्या हम छोटे छोटे बच्चों को लेके, खवातीन को पकड़ के बोले ये एजेंट है, ये दहशतगर्दी करा रहा है? थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पे हमला हुआ था। अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। हमेशा तो हम तो नहीं सब कुछ कर रहे ना। वहां पे अफगान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तब भी हिंदुस्तान दहशतगर्दी करा रहा था। अब कौन करा रहा है? अब तो आपके अपने तालिबान है, जिनको आपके लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, इनको हमने पाल पोस के बड़ा किया है। अब कौन करा रहा है? अब वो भी हिंदुस्तानियों को स्पेस दे रहे हैं। ऐसे ऐसे जाहिल लोग आपके यहाँ पे हैं। ये जो इमरान रियाज खान है, ये जब तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान, तो इसने एक बकायदा व्लॉग बनाया जिसमें कह रहा था कि वहां पे एक यहूदी बंदा है पंजशीर में, जो उनकी नॉर्दर्न अलायंस वालों की मदद कर रहा है, जो सब कुछ करा रहा है। मतलब द पॉइंट्स दे मेक, दे डिफीट कॉमन सेंस। कि आपका इतना ऑब्सेशन है हनूद और यहूद के साथ कि आप कहीं पे भी यहूद हनूद का एंगल निकाल ही लेते हैं। तालिबान कह रहे हैं अपने अंदर झांक के देखो। अच्छा सोनम, आखिर में ये बताइएगा कि जो इंडियन और पाकिस्तानी व्लॉगर्स काम कर रहे हैं फोकसिंग ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, उनको हम्म कैसे आप देखती हैं? क्या उससे कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी पैदा हुई है कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सकें और अवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियां जो हैं उनका कुछ इजाला हो सके, उनमें कमी हो सके? मेरे ख्याल से बड़ी क्रेडिबिलिटी की कमी है पाकिस्तान की तरफ से। अगर आप देखें ना, तो लोग वहां के टीवी पर कुछ और कहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ और कहते हैं। या तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल जो है वहां हाइड कर रखे हैं। एक आप ही हैं जिनको मैंने देखा है, या वसीम अल्ताफ साहब है, उनको देखा है, जो जिनका जो कंसिस्टेंसी है उनके एक वर्शन में। वरना अगर अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूबर जो स्ट्रीट रिएक्शंस वाले हैं, उनको तो मैं उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहूंगी। वो तो बस बच्चे हैं, उन्होंने देख लिया कि इंडिया में इतनी बड़ी ऑडियंस है और ठीक है, हिंदुस्तान के लोगों को फ्लैटरी बड़ी पसंद है। आपको पता है ये एक देसी एक मेंटालिटी होती है, लोगों को अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है, कि हम उनकी तारीफ करते रहेंगे कि जी आपकी सरकार इतनी अच्छी है, हम भिखारी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो हिंदुस्तान के लोगों को हम चढ़ाएंगे तो वो देखेंगे। और सीधी बात है, हमारे यहाँ है इस किस्म के जाहिल लोग जो पूरा दिन यही देखने में खुश हैं। और कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान दे रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर एक मेंटालिटी पैदा होती जा रही है कि भाई हम तो परफेक्ट है, जबकि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं हम सुपर पावर बन गए हैं कोई। ये पाकिस्तानियों ने हमारे लोगों के दिमाग में डाल दिया है। अब इसको आप स्ट्रेटेजिक प्लगिंग कहें, मैसेजिंग कहें, ब्रेन ड्रेन कहें, जो आप कहना चाहें, मैं तो इसको साइऑप्स के तरीके से देखती हूँ कि ये तो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। आप एक देश के इतने बड़े तबके को आपने एंगेज करके रखा है इन सच सब स्टैंडर्ड मीडियोकर कंटेंट। आप क्या दिखा रहे हैं? सड़कों पे लोग दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जी ये गाड़ी बना ली। इतनी सारी चीजें तो झूठ होती है जो हिंदुस्तान ने की भी नहीं होती है, जो आपके यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे होते हैं जस्ट फॉर द हेक ऑफ प्लीजिंग इंडियंस। अब दूसरी कैटेगरी आपकी हो गई जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, या एकेडमिक्स हैं, या सो कॉल्ड सहाफी हैं। उनकी उनकी बातों में बड़े तजादात हैं। चलो कुछ तो कहते हैं हम इवॉल्व हो गए। एक आपके यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूबर हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है अगर उनको यूट्यूबर कहो, तो मैं जर्नलिस्ट ही कह देती हूँ। वो आज से 3-4 साल पहले तक हिंदुस्तान के टीवी पे आके हमारे वजीर आजम को गालियां देती थी, बहुत झूठ बोलती थी कश्मीर पर, बलूचिस्तान पर। चलो उन्होंने कहा कि मैं बदल गई, बट जब उन्होंने ये कहा मैं बदल गई, तो उनका मौकफ आप सुनिए कि मैं तो बस वो बोल देती थी जो मुझे कहा जाता था बोलने के लिए। आपको कौन कहता था बोलने के लिए? ये इंसान कह सकता है कि मुझे पहले इतनी समझ नहीं थी, जो मैंने पढ़ा था, जो सुना था, मेरा वही एक माइंडसेट वैसा था, तो मैं वही चीजें कह देती थी। नाउ आई एम बेटर इन्फॉर्म्ड, आई एम मोर लर्नड एंड आई हैव अनलर्न्ड मेनी थिंग्स, ये आप कह सकते हैं। बट आप ये कह रहे हैं कि मुझे जो कहा जाता था वो मैं कह देती थी। तो बहन, हमें क्या पता कि आज तुम्हें कोई कुछ कह रहा है कुछ और कहने के लिए, या तुम खुद कह रही हो? हम क्या जाने ना। फिर कुछ आपके ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पे हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, जो ये कहते हैं कि तुम तो कुत्ते बिल्लियों की पूजा करने वाले लोग हो, तुम तो हर किसी चीज को अपना भगवान बना लेते हो, तो उसमें क्या गलत है भाई?
हमारे रिलीजन में नेचर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम ये समझते हैं कि ऊपर वाले की बनाई हुई हर मखलूक की उसका एक पर्पस है। हमें तो कीड़ा भी मारने से मना किया जाता है। हम मना लेते हैं हर किसी को भगवान, तुम्हें क्या मसला है उससे? तुम अपने अंदर झांक के देखो ना। तुम्हारा मजहब बड़ा परफेक्ट है, तुम्हारा एक ही खुदा है जो दुनिया में सबसे, एक ही खुदा है जो ऑथेंटिक है, ये तुम मानते हो ना, मान लो, कोई बात नहीं, हमें जीने दो ना। हमारे पर हमारे खुदा भी झूठे, हम कुत्ते बिल्लियों को भगवान बना लेते हैं, हम तुमसे बेहतर कैसे कर रहे हैं फिर? इसका मतलब आवर फेक गॉड्स, आवर फेक डेटीज आर आल्सो वर्किंग फॉर अस। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा होगा, तुम्हें क्या मसला है? फिर जब वो पर इस तरह के लोग जब यूट्यूब पे आते हैं तो वो कहते हैं कि हाय मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं हिंदू ही थी पिछले जन्म में। भाई तुम पिछले जन्म में हिंदू नहीं थे, तुम इसी जन्म में हिंदू ही हो। हिंदुस्तान की जिनकी रूट्स हैं वो कल्चरली हिंदू ही हैं। तुम कितना भी टर्किश बनने की कोशिश कर लो, कितना भी अफगान बनने की कोशिश कर लो, अरब बनने की कोशिश कर लो, तुम अंदर से हिंदुस्तानी ही रहोगे। तुमको और मुझे साथ में खड़ा कर दिया जाए तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये हिंदुस्तानी है और ये सऊदी अरेबिया से है। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि शायद तुम दोनों पाकिस्तान से हो, दोनों बांग्लादेश से हो या दोनों हिंदुस्तान से हो, क्योंकि हमारे फीचर्स मिलते हैं। तो जो हो वही बन के रहो। और मुझे लगता है तो बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है, इतने ज्यादा तजादात है इन लोगों के फॉर्मर स्टांसेस में, अभी के जो स्टांसेस हैं। और एक और चीज मैंने जो नोटिस की, जब ये बात करते हैं व्लॉग में, तो व्लॉग के अंदर जो उर्दू में बात होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो इंग्लिश में उसकी टैग लाइन लिखी जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर गए तो ये टैगलाइन मैंने पढ़ी बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स पे, प्रधानमंत्री मोदीज फर्स्ट विजिट टू कश्मीर एवर सिंस कश्मीर गॉट स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स इकोनॉमी, सॉरी ऑटोनॉमी। ये लाइन कहाँ से आई? आप वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे। दैट्स क्लियरली स्ट्रेटेजिक प्लगिंग। आपको किसी ने कहा है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए है कि अच्छा हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हुआ है, कश्मीर की ऑटोनॉमी को स्ट्रिप कर दिया गया है, अंदर आप जो बकवास कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। And it was not his first visit after the repeal of 370. To Kashmir, it was. He's been to Didn't he? JNK many times. Uh, हाँ, but I'm not very sure about it. But मेरे ख्याल से जम्मू वो गए हैं उसके बाद, शायद कश्मीर नहीं गए. But I'm not sure about it, so I don't want to say anything on that. But बात ये है कि आप इंग्लिश में कुछ और लिख रहे हैं, अंदर जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कश्मीर बड़ी तरक्की कर रहा है, तो आप उर्दू की मैसेजिंग, वही जो आपके पाकिस्तान में होता है, राइट? कि उर्दू जो कॉलम निगार होते हैं वो उर्दू में कुछ और लिखते हैं, इंग्लिश के ऑडियंस के लिए उनका जो पूरा का पूरा लॉजिक, पूरा नैरेटिव भी डिफरेंट होता है। तो ये जो जालसाजियां है ना, ये हिंदुस्तानी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप हमारे दोस्त हैं तो दोस्त बन के सामने से मिलिए, अगर आप दुश्मन हैं तो शिद्दत से दुश्मनी निभाइए। वैसे भी यहाँ पे कोई इतना मरा नहीं जा रहा कि पाकिस्तान से दोस्ती होगी तो ही हमारा घर चलेगा। हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पूरे रीजन के लिए अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम तो कॉन्फ्लिक्ट जोन से आए हैं ना। एक दिल्ली वाले को क्या फर्क पड़ता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती होती है या नहीं होती? फर्क तो हमें पड़ता है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन से हैं। हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म होगी, हमारे यहाँ लोग सुकून से रहेंगे, उनको रातों रात अपने घर छोड़ के नहीं भागना पड़ेगा, सबसे ज्यादा तो हमें ही खुशी होगी। बट ये जो दोस्ती है ये ट्रूथ और रिकंसिलिएशन के बेसिस पे हो सकती है, फॉल्स इक्विवेलेंसेस के बेसिस पे नहीं हो सकती। और इस बेसिस पे नहीं हो सकती कि आप एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव दिखाएं जो हकीकत से बहुत दूर हो। आपको जी हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। जी, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में ये रुझान पाया जाता है कि वो उर्दू कॉलम लिखते हैं तो उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट मैसेज होगा। अगर मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूं और मेरे साथ कोई इंडियन भी मौजूद है तो उनकी टोन और टेनर बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी एक चले एक पॉजिटिव चीज इसको हम काउंट कर सकते हैं कि मे बी उनका जो एक्सपोजर है वो बढ़ रहा है और इस तरह से हो सकता है कि उनके वर्ल्ड व्यू में भी कोई तब्दीली आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच सोनम। You shared your candid thoughts at a short notice. I'm really जी grateful. जी, नमस्ते। Namaste.